नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग विश्व इतिहास पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली क्रांति के रूप में औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में औद्योगिक क्रांति की चर्चा करेंगे, जो इतिहास विषय से संबंधित स्नातक प्रथम खंड के छात्रों के सिलेबस में भी है। अर्थात यह स्नातक प्रथम खंड के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आज के विषय वस्तु औद्योगिक क्रांति के समग्र चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। समग्र का मतलब हुआ कि औद्योगिक क्रांति क्या है, यह किस रूप में घटित हुई, सबसे पहले यह कहाँ आई, इसका स्वरूप क्या था और इसने अपना क्या क्या प्रभाव विश्व पर छोड़ा, क्या यह समाप्त हो गई या इसका प्रभाव आज भी चल रहा है। इसी प्रक्रिया में इसी विषय के अंतर्गत हम लोग आज अपनी इस कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत करें। चर्चा का विषय है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक का मतलब है कल कारखाने, जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है, चीज़ें बनाई जाती है, उपभोग के लिए चीज़ों का निर्माण होता है। तो उस उद्योग के स्वरूप में जो बदलाव आया, जो क्रांति आई, उसके बारे में उस पूरे घटनाक्रम को औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति शब्द का अर्थ है कि बड़ा बदलाव लाना। क्रांति धीरे धीरे भी आ सकती है और अचानक भी आ सकती है, लेकिन क्रांति का प्रभाव जो होता है वह काफ़ी व्यापक होता है। वह पूरे स्वरूप को बदल देता है, व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो जब हम लोग औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उत्पादन के क्षेत्र में बदलाव। तो यह औद्योगिक क्रांति केवल क्षेत्र में बदलाव नहीं है, बल्कि उत्पादन की तकनीक में ही बदलाव आया, उत्पादन के व्यवहार में ही बदलाव आया, उत्पादन की प्रकृति में ही बदलाव आया। और यह इतना व्यापक प्रभावकारी रहा कि इसने हमारे पूरे समाज के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा। मतलब इसने हमारे पूरे सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को बदल डाला। जब से मनुष्य धरती पर आया उस समय से पाषाण के उपकरणों के बाद, पाषाण के उपकरणों के प्रयोग के दौर से बाहर निकलकर जब मानव ने अस्थायी रूप से रहना सीखा, खेती करना सीखा, वो परिवर्तन के बाद मानव समाज पर सबसे ज़्यादा परिवर्तनकारी घटना औद्योगिक क्रांति ही है। औद्योगिक क्रांति ने केवल उत्पादन के तौर तरीकों पर अपना प्रभाव नहीं डाला, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को बदलते हुए मानव समाज के, मानव सभ्यता के समस्त अंगों को प्रभावित किया। हर विषय को, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, कला से हो, दर्शन से हो, भाषा से हो, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों से हो, सामाजिक आचार विचार व्यवहार से हो, जीवन जीने का ढंग, मानवीय सोच, चिंतन, मनन, हर चीज़ पर अपना असर डाला। इसका स्वरूप काफ़ी व्यापक रहा और यह समाप्त नहीं हो गई, बल्कि आज भी इसका प्रभाव, यह क्रांति चल रही है। नित्य नए आविष्कार होते जा रहे हैं, उत्पादन का तौर तरीका बदलता जा रहा है, उपभोग और बाज़ार की प्रकृति भी बदलती जा रही है। कहने का मतलब कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध से जो यह क्रांति की शुरुआत हुई, यह आज भी जारी है। इसको इस रूप में हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जो भी तकनीक प्रयोग करते हैं, आने वाले वर्षों में, समय में, कुछ समय में, महीनों में वो तकनीक पुरानी हो जाती है, फिर नई तकनीक आ जाती है। तो ये तकनीकी बदलाव, उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, उपभोग का तरीका इतना व्यापक है कि इस क्रांति को हम आज भी महसूस कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत आसान से उदाहरण से समझें कि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन, ये बहुत आम चीज़ है। आम इंसान के हाथों में भी फ़ोन देखते हैं। सभी गरीब अमीर, सभी जगहों पर सेट की कीमत बदल सकती है, महंगे उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल प्रयोग है वो सभी लोग जानते हैं। यह मोबाइल पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि बटन वाला फ़ोन आया,
उससे हम लोग केवल बात कर सकते थे। जो लैंडलाइन तार के साथ बात करते थे, एक जगह बैठ के चोंगा उठा करके बात करते थे, वो तार का झंझट ख़त्म हो गया और लोग आसानी से बात करने लग गए, घूमते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, नाचते हुए, खाते हुए। फिर देखे कि कुछ दिन बाद वो बटन का स्वरूप बदल गया और बटन के जगह पर छूने वाले आ गए, मतलब कीपैड को टच करके भी हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करने लग गए उसी फ़ोन से। उसके बाद 2G, 3G, 4G, 5G काफ़ी तेज़ी से हर साल बदलते रह गए। तकनीक हर साल बदलती जा रही है और प्रयोग का तरीका बदलता जा रहा है। यह एक आविष्कार हमारे समाज पर कितना असर डाला, इसका प्रभाव हम सहज रूप से कर सकते हैं। तो इसी तरह 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो यह क्रांति शुरू हुई, उत्पादन के तौर तरीकों में बदलाव की जो क्रांति शुरू हुई, इस क्रांति का प्रभाव काफ़ी व्यापक पड़ा और यह क्रांति अभी लगातार जारी है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि यह क्रांति क्या है, इस क्रांति के उदय होने का क्या कारण था, ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण यह क्रांति हुई। अब हम लोग इनके कारणों को देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बहुत सारे कारण थे। औद्योगिक क्रांति से हमेशा हमारा तात्पर्य है कि उत्पादन के तौर तरीकों में जो बदलाव आया। इसके बाद में जब इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इस बदलाव ने समाज पर क्या असर डाला। तो अभी हम लोग चर्चा पहले करें कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के क्या कारण थे। पहले भी हम लोग देख चुके कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, इस शब्द से हम लोग परिचित हैं। पुनर्जागरण का मतलब है कि फिर से जागना। यूरोपीय इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के दौर में पुनर्जागरण के संदर्भ में यह मानते हैं कि जब चिंतन के केंद्र में मानव उपस्थित हुआ, धर्मांधता के दौर में, जिसको हम लोग अंधकार युग कहते हैं, उस समय चर्च जो है, धर्म जो है, वो जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभावी हो गया था और सारे चिंतन का केंद्र बिंदु धर्म, ईश्वर हो गया था। उसके बाहर कुछ भी कल्पना नहीं थी, न पृथ्वी की, न इंसान की, न यह वायुमंडल की, न ब्रह्मांड की। हर चीज़ के केंद्र में धर्म अर्थात ईश्वर था और चर्च ही उसका नियंत्रक और व्याख्याकार था। तो पुनर्जागरण के दौर में लोगों ने इस बात को अस्वीकार किया। कला, विज्ञान, साहित्य के केंद्र में फिर से इंसानों को लाया। मानव को कला, साहित्य, विज्ञान अपने रुचि के केंद्र में लाया और इसकी प्रेरणा उसे पुराने रोमन सभ्यता से मिली। तो इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण में धर्म का आवरण हटा, धर्म का प्रभाव हटा और इसके कारण जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, मतलब कि जनजीवन पर जो धर्म का अंधकार पड़ा हुआ था, चोला पड़ा हुआ था और हर चीज़ को ईश्वरीय चमत्कार या ईश्वरीय देन मानकर उसकी व्याख्या टाल दी जाती थी। तो तर्क का, विज्ञान का विकास शुरू हुआ। हर बातें तर्क और साक्ष्य के स्तर पर कसी जाने लगी और यहीं से विज्ञान का उदय शुरू हुआ और नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा। हर विषयों की व्याख्या तर्क और साक्ष्य के साथ की जाने लगी और आविष्कारों की श्रृंखला इसके बाद ही शुरू हुई। नए नए चीज़ बनाए जाने लगे, विज्ञान का विकास हुआ और लोग नए नए चीज़ बनाए जाने लगे। जब मानव जीवन के केंद्र में आ गया तो इसका प्रभाव चिंतन पर भी पड़ा और अब इसकी दार्शनिक व्याख्या नहीं बल्कि व्यावहारिक व्याख्या होने लगी।
दूसरा कारण था वाणिज्यवादी दर्शन। वाणिज्यवादी दर्शन से अर्थ है कि अवसर दर्शन जो वाणिज्य को अपने अधिकार में, मतलब कि मुद्रा को, धन को अपने अधिकार में रखने की बात करता है। मतलब अधिक से अधिक पूंजी अपने पास रखने की बात करता है, अधिक से अधिक धन अपने पास रखने की बात करता है। वाणिज्यवाद कहता है कि व्यापार का स्वरूप ऐसा हो जो अपने व्यापार करने वाले के पक्ष में झुका हुआ हो और उससे अधिक से अधिक लाभ हो। धन का अधिकांश हिस्सा जो है वो संचय हो, और इसी पूंजी संचय के कारण औद्योगिक क्रांति संपन्न हो पाई, क्योंकि इसी पूंजी ने आगे बढ़कर कारखाना पद्धति का निर्माण किया। हालांकि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी औद्योगिक क्रांति ने बाद में मुक्त बाजार व्यवस्था की बात की और उसमें इसने सारे अवरोध को तोड़ देने की बात की। वाणिज्यवाद कहता है कि व्यापारिक सिद्धांत, व्यापारिक नियम ऐसे बनाए जाएं जो हमेशा बनाने वाले के पक्ष में रहे, धन का अतिरिक्त संग्रह जो है वो बनाने वाले के पक्ष में रहे। जबकि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहती है कि पूंजी का निर्बाध स्वतंत्रता पूर्वक विचरण हो, उसको लॉक नहीं किया जाए। तो खैर, औद्योगिक क्रांति के दौर में, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के पीछे यह पूंजी का संचय, वाणिज्यवाद के कारण जो पूंजी का संचय हुआ, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा प्रमुख कारण था फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। यूरोपीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और राजनीतिक व्यवस्था अधिक उदार और जिम्मेवार बन चुकी थी, लेकिन इस क्रांति का असर केवल राजनीतिक क्षेत्र में देखा गया। राजनीतिक उदारता, राजनीतिक प्रशासन उदार हुआ, जिम्मेवारी आई और सामान्य जनता को अधिक अधिकार दिए जाने की बात कही गई, राजा की निरंकुशता का ह्रास हुआ। लेकिन इसके उलट इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर कुछ उल्टा पड़ा। वहाँ के राजे रजवाड़े अपने अधिकार को, विशेषाधिकार को बचाए रखने के लिए आपस में संगठित होने लगे, जबकि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव उल्टा पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में राजा के अधिकार को समाप्त की, लेकिन यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे पर थी और इसका प्रभाव केवल फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों पर भी पड़ा और उदारता का प्रसार हुआ, स्वतंत्रता का प्रसार हुआ। और इस क्रांति ने यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम किया और जीवन को अधिक उदार बनाया। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बात की और राजा के अधिकारों में कटौती की ही, खासकर मध्यम वर्ग के अधिकारों में विशेष बढ़ोतरी की। मध्यम वर्ग का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और यह मध्यम वर्ग ही औद्योगिक क्रांति का भी अगुवा बना, क्योंकि सामंत राजे रजवाड़े के नष्ट होने के बाद यह व्यापारिक वर्ग आगे आया और इसे प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से मिली। यह केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही बल्कि यूरोप के दूसरे भागों में भी तेज़ी से फैली। चौथा प्रमुख कारण था कि इस समय यूरोप की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। यूरोप की जनसंख्या बढ़ने का एक फ़ायदा यह हुआ कि श्रम के लिए मजदूरों का मिलना सुलभ हुआ, रोजगार और दैनिक वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ी तो उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग भी बढ़ी और उत्पादन के लिए अतिरिक्त श्रमिक भी मिले, मतलब रोजगार के लिए आदमी भी मिले जो इस बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए अनुकूल साबित हुए। उसके बाद एक कारण राष्ट्रवाद का उदय भी है। राष्ट्रवाद का उदय औद्योगिक क्रांति को इस रूप में संभव बनाया कि उत्पादन का जब स्वरूप बदलने लगा, जब नई नई चीज़ें खोजी जाने लगी और इसे राष्ट्रीय गौरव के रूप में लिया जाने लगा, तो दूसरे देश भी विज्ञान के इस होड़ में शामिल हो गए, उत्पादन के इस दौर में शामिल हो गए और उन्हें दिखने लगा कि अगर वो अपने देश के औद्योगिकरण को नहीं करेंगे तो विकास के दौर में, ताकत के दौर में, शक्ति के दौर में, प्रतिष्ठा के दौर में उनका देश पीछे हो जाएगा और
इस कारण से उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी। तो राष्ट्रवाद भी एक प्रमुख कारण रहा औद्योगिक क्रांति को समर्थन देने का। नए नए आविष्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। नित्य नए चीज़ों की खोज होने लगी, जैसे यातायात के साधनों के रूप में पक्के सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, अधिक टिकाऊ सड़कें बनाई जाने लगी। इसी तरह रेल इंजन का आविष्कार हुआ। इसी तरह भाप से चलने वाली गाड़ियां बनाई गई, जलयान बनाए गए। इसी प्रकार कपास काटने के लिए, रुई को काटने के लिए मशीनें बनाई गई। कपड़े तेज़ी से तैयार करने के लिए पावरलूम का आविष्कार हो गया। सीड यंत्र, कृषि यंत्रों की खोज हुई। इसी प्रकार संचार व्यवस्था में, डाक व्यवस्था में सुधार, डाक व्यवस्था का आविष्कार हुआ। बेतार मतलब वायरलेस डाक संचार, टेलीफोन वगैरह का आविष्कार हुआ, जो कल कारखानों में उत्पादन को संभव बनाते थे। उस तरह की नई नई मशीनें खोजी जाने लगी और धीरे धीरे उसके कारण उत्पादन बड़े स्तर पर संभव हुआ। जैसे कोयले की खानों से निकालने के लिए, कोयले निकालने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ, ताकि नीचे से जाके कोयले को खोदा जा सके और जहरीली गैसों के प्रकोप से बचा जा सके। इसी प्रकार इस्पात को गलाने के लिए नई नई विधियों का निर्माण किया गया। नित्य नई नई चीज़ें बनाई जाने लगी। तो इन नई नए आविष्कारों का प्रभाव यह पड़ा कि उत्पादन के स्वरूप में तेज़ी आई, उत्पादन का स्वरूप बढ़ा और बड़े स्तर पर बड़े बड़े कल कारखाने बनाए जाने संभव हुए, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ गया। राजनीतिक वातावरण की भूमिका पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं कि अगर राजनीतिक वातावरण उदार होगा तो वह परिवर्तन को मंजूर करेगा। यूरोप में सामंती ढांचा अब ढह रहा था। गौरवपूर्ण क्रांति हो या फिर फ्रांसीसी क्रांति हो या उसके प्रभाव से आगे जो प्रभाव उसका पड़ रहा था, उस दौर में सामंती ढांचा ढहने लगा और सामंती ढांचा ढहने के कारण शहरों का विकास तेज़ी से हो सका। एक शासक के रूप में, राष्ट्रीय शासक के रूप में राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी, राजा की शक्ति बढ़ी और प्रशासनिक एकरूपता, राजनीतिक एकता कायम हो सका। एक सबल राष्ट्र का निर्माण हो सका, जो अपने समाज में अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने के लिए तत्पर था। छोटे छोटे जो प्रशासनिक गढ़ बन गए थे, ये टूटकर एक बड़े राज्य का निर्माण करने लगे। कर, राजस्व, प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य में भी काफ़ी विकास हुआ। तो इस तरह राजनीतिक वातावरण में सुधार होने के कारण भी औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। तो आज के इस कक्षा में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना कि औद्योगिक क्रांति क्या है और इसके पीछे कारण, इसके शुरू होने के पीछे क्या क्या कारण थे। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फिर से कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से इसके शुरू होने के क्या कारण थे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।